Hello, guys, welcome to my YouTube channel. And I am a UPSC aspirant just like you, and I am teaching you how to learn and reproduce things in mains examination. This YouTube channel is specifically for the mains examination. So let's get started. And today's topic is GS2's most interesting and most crucial part, which can be studied beforehand, which is IR, that is international relations. So despite of doing a lot of work in IR, despite of putting a lot of effort, people don't get the benefit. So the cost benefit ratio should be balanced for IR, which is supposed to be balanced, because IR is a subject which can be read beforehand and can be understood beforehand, and it has a little bit of strategy, है ना. Questions can be predicted beforehand, because at least if there are always 4 questions in IR. 2 questions are from current affairs and 2 is from the static. So in my YouTube channel, of course, I can't teach you the current affair which is going to come the next year, but I can teach you the static portion. So the 2 questions can be guaranteed from whatever I am teaching you today. Okay, so let's get started. The approach toward it is, towards the whole IR, is MEDIC-SHED. This one acronym can complete your IR syllabus in the most beneficial and interesting way. So what does it mean? As you can see on the screen, M means military, E means economic, है ना. And military will contain what? Military means, of course, Army, Navy, Air Force. Despite of in addition to this, because this is an acronym that is made by the aspirants. Okay, so military you can learn as dispute, border dispute, illegal immigration, safe haven, cross border terrorism. So military will also contain this, because of course border का protection कौन करता है? military करता है. तो border dispute कुछ भी होगा तो military के अंदर आएगा. ठीक है. इलीगल इमिग्रेशन, अगर मिलिट्री सो रही होगी तो इलीगल इमिग्रेशन होगा, ऐसे याद रख लो. ठीक है. सेफ हेवन, कुछ कंट्रीज़ होती हैं जैसे कि नेपाल के साथ हमारा ओपन बॉर्डर्स हैं, बांग्लादेश या चाइना से तो नहीं ज़्यादा, लेकिन सेफ़ हेवन ये बन जाती हैं. म्यांमार, ये सब सेफ़ हेवन बन जाती है टेररिस्ट के लिए या इंसर्जेंट ग्रुप्स के लिए. ठीक है. फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, तो ये सब मिलिट्री के अंदर आएंगे. ठीक है. ई से होता है इकोनॉमिक. इकोनॉमिक मीन्स, इकोनॉमिक में आप TIE टाई याद कर लो, जिसमें T फॉर होता है ट्रेड एंड T फॉर होता है टूरिज्म, I फॉर होता है इन्वेस्टमेंट, E फॉर होता है एनर्जी. ठीक है. I फॉर इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इसी के भीतर ये सारे पॉइंट्स आते जाएंगे. ठीक है. बस ये याद करा रही हूँ मैं, अभी इसको याद कर लो. ठीक है. D फॉर डेवलपमेंट और डिप्लोमेटिक एड. जैसे डिप्लोमेटिक एड मतलब, डेवलपमेंटल एड मतलब जैसे वैक्सीन मैत्री जो इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया था, तो वो अफ्रीकन नेशंस, हमारे नेपाल, भूटान, ये सबको बहुत मदद किया था. ठीक है. डिप्लोमेटिक एड में यानी डिप्लोमेटिक रिलेशन, बायलैटरल रिलेशन इस्टेब्लिश करना. फिर आई मतलब इंस्टीट्यूशनल. इंस्टीट्यूशन में यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, जैसे सार्क, बिम्स्टेक, SCO, G20, ये सब. ठीक है. तो जैसे एग्जांपल इंस्टीट्यूशनल में अगर हम इंडो अफ्रीकन रिलेशंस पढ़ रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशनल में क्या आएगा कि अभी रिसेंटली इंडिया एडवोकेटेड द जॉइनिंग ऑफ अफ्रीकन यूनियन इनटू G20. ठीक है. फिर सी फॉर कल्चरल. कल्चरल माने सॉफ्ट पावर. इंडिया अपना सॉफ्ट पावर कैसे बढ़ाता है, तो एक तो बहुत ही बड़ा एग्जांपल जो हर टॉपर लिखता है और हर कोई याद भी कर लेता है, दैट इज़ योगा. इंडिया एडवोकेटेड द सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे एवरी ईयर ऑन 21 जून. ठीक है. फिर इंडियन डायस्पोरा. इंडियन डायस्पोरा इन वेस्ट, इन अमेरिका, इन यूरोप, इन साउथ ईस्ट एशिया, ये सारे इंडियन डायस्पोरा में क्वेश्चन आ चुके हैं. चारों जो मैं कंट्री बोली हूँ उसमें PYQ है इंडियन डायस्पोरा के ऊपर, इन चारों में ही है. ठीक है. फिर सॉफ्ट पावर, कैसे इंडिया अपना सॉफ्ट पावर से बढ़ा सकता है अपना
इन्फ्लुएंस, कैसे एक ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है इंडिया विथ इट्स सॉफ्ट पावर, बिकॉज इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन इट्स सॉफ्ट पावर, बी इट कल्चरल, बी इट its diaspora, be it using its religion, culture and its diversity, for sure. ठीक है. फिर ऐसे होता है स्ट्रैटेजिक. स्ट्रैटेजिक माने वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रैटेजिक माने कि इंडिया कैसे स्ट्रैटेजिकली अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है ना. जैसे साउथ एशियन रीजन में इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना टू इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस. इंडिया स्ट्रैटेजिकली इज़ बिकमिंग द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, है ना, बाय इंक्लूडिंग अफ्रीकन यूनियन इनटू G20. ठीक है. इंडिया कैसे अपना स्ट्रैटेजिक वो बढ़ाता है इन्फ्लुएंस, लाइक इट हैज़ अ पॉलिसी विच इज़ नोन एज सागर, that is security and growth for all in the region of Indo-Pacific and becoming a net security provider in Indo-Pacific. So this is the strategic influence of India, and India also has a geostrategic position. Like in South Asia, India is located India has a very important geostrategic position in the Indian Ocean region. The place where it is located is very important. It can trade, it has a long coastline and it can trade with Africa, America and the whole country. ठीक है. So this is what is known as strategic. This is very important because China is increasing its influence through its policies known as String of Pearls, Belt and Road Initiatives. So this is the strategic influence of China which India has to counter, है ना. So we have a huge competition with China which we need to counter and which we need to win for sure. ठीक है. And so this medics you need to remember, this is applied in all the questions, है ना. In certain question you need to also remember the SHED, that is health, H for health. यार health में ये हो जाता है, for example कि India has one of the largest pharmaceutical industry in the world. India is known as pharma capital of the world. ठीक है. And also there is a lot of scope for medical tourism in India. Like patients from African countries come to India for getting treatment done. Okay. And E is for environment. Environment means जो भी हमारे यहाँ climate change हो रहा है. So initiatives like ISA, India and France have jointly initiated the formation of International Solar Alliance, है ना. So every country which is joining International Solar Alliance, the credit goes to India, है ना. So these are the environment initiative, how two countries can cooperate in environment initiatives. D is for disaster management. Disaster management means कैसे इंडिया हेल्प करता है इन रिलीफ. जैसे टर्की में डिज़ास्टर आया था तो इट ऑपरेशन समथिंग इंडिया ने भेजा था. ठीक है. फिर ऑपरेशन इंसानियत, रेफ्यूजी क्राइसिस इन ऑफ रोहिंग्यास में इंडिया ने हेल्प किया था. तो ऐसे टाइप क्या. ठीक है. सो दिस इज़ द एक्रोनीम ऑफ मेडिक शेड विच इज़ द होल एंड wholesome and complete approach for dealing with international relations. So I think I am good to go ahead and let's start with Indo-African relations. Okay. So these are the regions which we need to study, that is Africa, Southeast Asia, ASEAN or ASEAN and West Asia. Central Asia we won't study because as it has already come in 2024, it won't come in 2025 for sure. ठीक है. Institutions also we need to study that, like SAARC, and this is very important. You know, institutions like AUKUS and ITU has been asked, but that was in news. So we have to be careful with institutions that are in news at that point of time, starting from this time as well, but especially
between the month of June and August, the mains is on 22nd August na, so between June and August, whatever institution will be in news, that has to be focused on. Secondly, the institution like SAARC, BIMSTEC, these are some important institution. Quad, I have forgotten writing. BRICS, UNSC, ECOSOC, WTO, IMF, these are the institutions in which questions have already been asked, and these are some important institution India is a part of. So this has to be make sure that we have notes in, and of course I am going to teach each one of them. So please मेरे साथ रहिएगा, बने रहिएगा, so that you can also learn. Okay, let's start with India Africa. Importance of Africa. So every region, every country, every institution, importance of that institution, importance of that region, importance of that country is always asked for India. What is the significance of this region for India? What is the significance of this institution for India? What is the significance of West versus China for India? ठीक है, तो इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो हमेशा पूछता है, बिकॉज the only thing which is important in international politics is self-interest. Everybody ensures that their self-interest is fulfilled in the international arena. So having said this, let's begin with importance of Africa for India. ठीक है, तो India's priorities, अब ये this can be used in introduction कि India's priority is not just Africa but Africans, every man, women and child in Africa. India's foreign minister has said this. Now let's go with the acronym of ours, with the approach of ours, that is MEDICSHED. So M is for military. आप खुद सोच सकते हो इंडिया के साथ अफ्रीका में क्या मिलिट्री हम कर सकते हैं. मिलिट्री में एक तो था बॉर्डर इश्यूज़, एक था हमारे पास क्या बोलते हैं सेफ हेवन वाली चीज़ें. ठीक है, क्या हम कर सकते हैं मिलिट्री के लिए? तो एड्रेस जियो स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स. अब हमारे कंसर्न्स क्या है मालूम, कि हमारा भैया सिक्योरिटी पूरा होना चाहिए. मिलिट्री माने सिक्योरिटी. तो पायरेसी बहुत ज़्यादा होता है, आप सुने होंगे आप सोमालियन पायरेट्स के बारे में, है ना. तो पायरेसी अफ्रीकन रीजन्स में बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, तो अफ्रीकन में स्पेशली इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, the region which is known as Somalian pirates, they are the biggest concern for India's trade with Africa, है ना, because वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो जाती है ना. तो पायरेसी, OC मीन्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. ठीक है, फ्रॉम हॉर्न ऑफ अफ्रीका, दैट इज सोमालिया. सो दिस इज़ द मिलिट्री. सेकेंड इज़ इकोनॉमिक में मैंने आपको एक्रोनिम बताया था TIE, दैट इज़ टाई. T for trade. So trade for India and Africa has reached $100 billion, which is huge. ठीक है, फिर मैंने आपको अब मैं ये चाहती हूँ कि आपको सिर्फ ट्रेड का ये $100 बिलियन का फिगर याद होना चाहिए, बिकॉज आप जितना ज़्यादा ट्रेड के बारे में लर्न करेंगे उतना ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगा. सो ट्रेड $100 बिलियन, बस इतना ही याद करो. फिर T for ट्रेड, T for टूरिज़म. अब मेडिकल टूरिज़म के लिए अफ्रीका के लोग आते हैं इंडिया में. सो नियरली 25,000 नहीं सॉरी so which has increased from 5% to 15% of the total tourists coming to India. जितने टोटल टूरिस्ट इंडिया में आते हैं उनमें से 15% अफ्रीकन्स आते हैं फॉर मेडिकल टूरिज़म. ठीक है, विच इज़ 3-fold ना, 10 साल में 3 times हो गया, विच इज़ अ गुड नंबर, विच इज़ शोइंग दैट इंडियन अफ्रीकन रिलेशंस आर इंक्रीजिंग, which is showing that medical tourism in India, which is benefiting both India and Africa, is increasing. So this is important for India as well. ठीक है, second is tourism, third is I means infrastructure, or if not infrastructure, investment. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट, डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा है अफ्रीका में. इतना ह्यूज कंट्री है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड उसका यूज़ करना है. फिर E फॉर एनर्जी. 30% of the world's minerals are present in Africa. So E is for energy security for India. It is beneficial. Then economic हो गया. फिर क्या है? MED. D is for developmental.
ठीक है। तो डेवलपमेंटल में एड में इंडिया हैज़ ऑल्सो गिवन वैक्सीन मैत्री के प्रोग्राम के तहत इंडिया ने हैज़ गिवन वैक्सीन फ्री वैक्सीन्स टू अफ्रीका विच इज़ एक्चुअली यूटिलाइजेशन फॉर अफ्रीका, ठीक है। फिर आई फॉर इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। उसके बाद आगे एस फॉर स्ट्रैटेजिक जियो पॉलिटिकल लेवरेज क्रूशल फॉर इंडियाज परमानेंट सीट इन UNSC, ठीक है। अब जियो पॉलिटिकल लेवरेज कैसे कर सकता है इंडिया, स्ट्रैटेजिक कैसे अपना स्ट्रैटेजिकली पोजीशन एम्पावर कर सकता है इंडिया बिकॉज ऑफ अफ्रीका। तो UNSC के सीट के लिए आपको वोट्स चाहिए होंगे विच इज़, अब अफ्रीका तो इतनी बड़ी, इतने सारे उसमें कंट्रीज़ हैं, तो इफ़ दे सपोर्ट इंडिया, इंडिया का चांसेस बढ़ जाता है UNSC में परमानेंट सीट के लिए। फिर इंडिया बिकमिंग अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के लिए भी, ग्लोबल साउथ में अफ्रीका सबसे बड़ी कंट्री है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसमें इतने सारे कंट्रीज़ हैं। अब इतने सारे कंट्रीज़ अगर इंडिया को सपोर्ट करेंगे तो इंडिया इज़ श्योरली गोइंग टू बिकम अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ठीक है। फिर क्लाइमेट सी एज आई हैव टोल्ड यू, ई फॉर एनवायरनमेंट है ना, तो मैं उसमें चल रही हूँ, ठीक है, सीक्वेंस में। हेल्थ के लिए कुछ नहीं है, HS मैं पता है, समझ गए ना, मेडिक शेड के S हो गया स्ट्रैटेजिक, H इज़ फॉर हेल्थ जिसमें कुछ खास है नहीं, E फॉर एनवायरनमेंट। तो क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज के लिए ISA को अगर इंडिया सपोर्ट करे, अफ्रीका सपोर्ट करेगा तो ISA का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। देन now India's influence in Africa, now it has been asked already in PYQ. One PYQ was of increasing interest of India in Africa has its pros and cons. This was asked in 2015. So what I have told is pros, cons I am going to tell, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियाज इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका, यानी अफ्रीका के ऊपर इंडिया का क्या इन्फ्लुएंस है। तो दिस हैज़ ऑल्सो बीन आस्क्ड, ठीक है, 2 times देयर इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम अफ्रीकन रीजन, सो दिस बिकम्स ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट। तो इंडिया कैसे अफ्रीका को बेनिफिट करेगा, फिर से उसी अप्रोच में सोचो, मिलिट्रली कैसे बेनिफिट करेगा, ठीक है। अब अगर हमें मिलिट्री में कुछ याद नहीं आ रहा तो हम किस में जाएंगे, इकोनॉमिक में। ट्रेड में कैसे, ट्रेड में यार ये मतलब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है ना ट्रेड, तो ठीक है, रेसिप्रोकल माने कि गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। अगर ट्रेड में आपको फ़ायदा है तो हमें भी फ़ायदा है। तो जो $100 बिलियन का ट्रेड है विच इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ इंडिया एंड अफ्रीका। सेकेंडली, इंडिया एंड अफ्रीका इज़ एमिंग फॉर डबलिंग दिस फिगर बाय 2030, दैट इज़ $200 बिलियन तक हमें अपना ट्रेड पहुंचाना है। ट्रेड के बाद फिर क्या आ गया, टूरिज़्म। मेडिकल टूरिज़्म मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, 3 times हो गया, 5% से 15%। फिर टूरिज़्म आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में ये बस कह सकते हो कि FDI क्या कर रहा है, FDI इज़ investing in infrastructure development. FDI from India, foreign direct investment from India to Africa is making infrastructure in Africa. I investment हो गया, infrastructure investment। E for energy, ठीक है। तो एनर्जी में मिनरल एक्सप्लोरेशन बाय ONGC। अब अभी रिसेंट न्यूज़ में था कि ONGC एक्सप्लोर कर रहा है नाइजीरिया में मिनरल्स, तो नायरोबी में मिनरल्स, है ना। सो दिस इज़ एनर्जी, तो अफ्रीका का फ़ायदा है ना भैया, हम उनको एक्सप्लोर करके दे दे रहे हैं मिनरल्स, ठीक है। फिर डेवलपमेंटल एड के लिए वैक्सीन मैत्री मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। आई फॉर आई फॉर इंस्टीट्यूशनल। अब इंडिया एडवोकेटेड द जॉइनिंग ऑफ अफ्रीकन यूनियन इन G20 ड्यूरिंग इट्स प्रेसिडेंसी इन 2023, ठीक है। C फॉर कल्चरल। सो कल्चरल में हमारा सॉफ्ट पावर आ गया, हमारा डायस्पोरा आ गया, अफ्रीका का भी डायस्पोरा आ गया, है ना भाई। तो अफ्रीका के जो स्टूडेंट्स इंडिया में आते हैं, नियरली अबाउट 25,000, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, तो हमारे कोर्स में भी 4-5, मतलब मेरे कॉलेज में, रामजस कॉलेज में बहुत सारे अफ्रीका के स्टूडेंट्स मुझे दिखते थे। एंड देन आई वंडर कि यार मतलब अफ्रीका के लोग यहाँ पढ़ने आएंगे ही भाई, उनके लिए हम डेवलप्ड कंट्री हैं, है ना, और हम सस्ता, हम स्कॉलरशिप भी देते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो
अ कल्चरल कनेक्ट, दैट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ कल्चरल कनेक्ट, ठीक है। पीपल टू पीपल कनेक्ट से हमें स्टेट टू स्टेट कनेक्ट करना है ना। सो दिस कैन ऑल्सो बी अ कंक्लूजन, ओके। फिर नेक्स्ट इज़ कल्चरल। तो कल्चरल में सॉफ्ट पावर, यानी इंडिया में 25,000 बच्चे अफ्रीका के आते हैं हर साल पढ़ने के लिए, ठीक है। दूसरा, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। जैसे मेरे कॉलेज में अफ्रीका कल्चरल फेस्ट हुआ था, जिसमें अफ्रीका के कल्चर्स के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। हम बैठ के बढ़िया अफ्रीकन डांस देखे थे, बहुत मज़ा आया था, विच इज़ आई थिंक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियाज़ सॉफ्ट पावर, अफ्रीकाज एंड इंडियाज़ रिलेशंस, ठीक है। देन इज़ स्ट्रैटेजिक मतलब ऑफ कोर्स, है ना, इन अफ्रीका का स्ट्रैटेजिकली कैसे इंडिया इन्फ्लुएंस करेगा। तो ब्रिक्स में इंडिया एडुकेटेड द ज्वाइनिंग ऑफ इजिप्ट एंड इथियोपिया, दे हेल्प्ड इजिप्ट एंड इथियोपिया टू ज्वाइन द ब्रिक्स, है ना। इंडिया इज ऑल्सो सेंसिटिव टू अफ्रीकन इशूज इन मल्टीलैटरल फोरम्स। नेक्स्ट वी विल कम इन चैलेंजेस। व्हाट आर द चैलेंजेस? तो चैलेंजेस में एक तो हम उन लोग अफ्रीका वाले हेल्प करेंगे पायरेसी को कंटेन करने में। पहला तो मिलिट्री हो गया ना, तो लेकिन पायरेसी है, इस कारण से ट्रेड में दिक्कत आ जा रही है ना, कनेक्शन में दिक्कत आ जाती है। ऐसे ही बहुत दूर है अफ्रीका, तो एक तो पहले बोल सकते हो कि ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इंडिया की, अफ्रीका की इंडिया से। दूसरा, मिलिट्री में बोल सकते हो कि सिक्योरिटी कंसर्न्स है, बिकॉज पायरेसी है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, नारकोटिक्स बहुत ज़्यादा है, ड्रग एब्यूज़, ये सब बहुत ज़्यादा है अफ्रीका में। इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है अफ्रीका में, ठीक है। रीजन मतलब आपस में ही कंट्रीज़ लड़ती रहती हैं छोटी छोटी। मिलिट्री कू है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। कुछ कंट्रीज़ के अलावा लाइक साउथ अफ्रीका एंड सम सदर्न कंट्रीज़ के अलावा मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में मिलिट्री कू है, ठीक है। सो द इंस्टेबिलिटी इन अफ्रीकन रीजन इज़ अ सिक्योरिटी कंसर्न। पहला है मिलिट्री। दूसरा है इकोनॉमिक में इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिसिट है अफ्रीका में, रोड्स नहीं है, डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं है। तीसरा क्या है हमारा, डी से ज़्यादा नहीं आ रहा, तो आई मतलब इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशन में भी ज़्यादा याद नहीं आ रहा, तो सी फॉर अब मैं बिना देखे पढ़ा रही हूँ इसलिए मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ साथ ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। सी फॉर कल्चरल में अगर आप याद करो तो कुछ आ रहा है क्या? कल्चरल, हाँ बिल्कुल आ रहा है। कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है अफ्रीका में, तो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, ठीक है। फिर एस फॉर स्ट्रैटेजिक। अब स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज है कि चाइना है भाई। चाइना फैक्टर इतना बढ़ रहा है ना कि चाइना फैक्टर हर रीजन में, हर इंस्टीट्यूशन में आएगा। क्या है इस अफ्रीका के साथ चाइना फैक्टर कि अफ्रीका को चाइना ने $136 बिलियन का लोन दिया है, ठीक है, विच इज़ मोर देन इंडिया अफ्रीका ट्रेड, ठीक है। और ये सिर्फ लोन है, विच इज़ 11 times दैट ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ द मेजर कंसर्न, ठीक है। स्लो प्रोजेक्ट डिलीवरी बाय इंडिया भी है। तो ये सारे मैं आपको बता दी, दीज आर द चैलेंजेस। आई विल फाइंड सम गुड कंक्लूजन, है ना, यू कैन ऑल्सो फाइंड इट। सो लेट्स गेट, so this is what I wanted to teach you for India-Africa relations. For more videos, if you will like my video, I will understand कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, then I'll continue making these videos. बहुत टाइम गया यार कंटेंट कलेक्शन में, गुड कंटेंट कलेक्शन में। अगर आप इतना ही याद करके चले जाओगे और वहाँ प्रोड्यूस करके आ जाओगे, ऐसे ही टॉपर्स आंसर्स लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको मेंस एग्जामिनेशन में एस करना है तो आप टॉपर्स कॉपीज़ देखो ना, टॉपर्स कैसे दिखते हैं, जिनको मार्क्स मिल रहे हैं उनका कॉपीज़ देखो। अब यार लोग पैराग्राफ में पॉइंट्स लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हो? वहाँ एग्जामिनर के पास टाइम ही नहीं होता है। श्रुति शर्मा कैसे लिखती है, एक पॉइंट एग्जाम्पल, दूसरा पॉइंट एग्जाम्पल, तीसरा पॉइंट एग्जाम्पल, और उसका पॉइंट टू द पॉइंट होता है, दैट इज जस्ट वन लाइन, even not one line, she just writes 2 to 3 words and then she writes example which is also of 2 to 3 words. इतना ही टाइम है एग्जामिनर के पास, ठीक है। हम कंटेंट क्रिएशन में 2 घंटा लगाते हैं, उसको एग्ज़ाम में 7 मिनट में लिख के आते हैं, और
टीचर उसको 10 सेकंड में चेक करता है. सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन. वाई नॉट टू अडेप्ट इन सच रियलिटी. वी डोंट हैव टू राइट पैराग्राफ. जो जैसे मैंने पॉइंट्स लिखा है ना, छोटे 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 10 पॉइंट, 7 पॉइंट, 5 पॉइंट, वैसे ही लिखना है आपको. अगर ये आप एज इट इज़ उतार आओगे, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट ग्रेट रिजल्ट्स. विद दिस आई वुड क्या बोलते हैं यार, विराम माई स्पीच. ठीक है, ज़्यादा इनफॉर्मल हो रही हूँ. ओके, बाय. लेट्स